हेलो मित्रों, और कैसे हैं आप सब। आज बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, तो तैयार रहिए। चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का एक नया पड़ाव। आज हमारा ये लगभग 7वां वीडियो है, जैसे कि आप 7 लिखा हुआ देख रहे हैं ऊपर। और जैसे कि इसके पहले हमने शर्मा जी के बारे में बात किया था कि रामस्वरूप शर्मा जी ने कैसे हिंदी साहित्य में समकालीन प्रयास किया, और पहला ठोस प्रयास था उनका। आज हम लोग कुछ और समकालीन प्रयास के बारे में बात करेंगे। देखिए, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, छोटे छोटे बातें करेंगे जहाँ पे समकालीन प्रयास के बारे में जब भी आएगा कि किनके किनके प्रयास रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से एक उत्तर लिख पाएँ, है ना। जैसे कि आएगा क्वेश्चन जिस पे, तो उसका तो मैंने बहुत बड़ा में आराम से 300 शब्द से ज़्यादा दे दिया है। और विश्वास करिए, उतने से ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर उतना भी आपने सही ढंग से पढ़ लिया और याद कर लिया ना, और 2-3 बार आपने आंसर राइटिंग कर दी, तो काम हो जाना है। ठीक है, आप PYQ देखते रहिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आइए आज हम लोग शुरू करने वाले दोस्तों की समकालीन जो प्रयास रहे, उसमें शर्मा जी के बाद और कौन कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने साहित्य इतिहास लिखने में अपनी भूमिका को निभाया है। तो चलिए, इसमें सबसे पहला जो उनके बाद जो नाम आता है, उनका नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनका जो किताब था उसकी नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इन्होंने क्या किया कि एक ऐसा ऐसा इतिहास लिखने की कोशिश की जहाँ पे आलोचनाओं को इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, और इन्होंने क्या किया, कठिन जितने नाम थे उनको सरल बनाने की कोशिश की। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 750 से 1750 तक के इतिहास के बारे में इनकी इस किताब में मिलता है। आगे इन्होंने भक्ति काल की जो धाराएं थी जिनका कठिन नाम था, उनको सरल बनाया। जैसे मैंने बताया, निर्गुण ज्ञानाश्रयी जो धारा थी उसको संत काव्य बताया। देखो, निर्गुण ज्ञानाश्रयी मतलब जहाँ पे ज्ञान की बात ज़्यादा रहेगी। कौन थे? कबीर जी, सभी को पता है, तो वो संत काव्य धारा में शामिल कर दिया। निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा, निर्गुण प्रेमाश्रयी कौन? जैसे मीरा जी, तो उन्होंने क्या कह दिया? प्रेमा काव्य कहा। तो ऐसा करके उन्होंने क्या किया, जो भक्ति काल की कठिन नाम थे उनको सरल बनाने की इन्होंने कोशिश की। आगे देखिए, वर्मा जी ने जो वीर गाथा काल था उसको संधि काल या चारण काल का नाम दिया। उन्होंने कहा कि यह संधि काल है या चारण काल है। ठीक, देखो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है दोस्त, क्योंकि देखिए इनके ऊपर फुल फ्लेज का क्वेश्चन नहीं आएगा कि 10 नंबर का सिर्फ राम कुमार वर्मा पे सवाल आएगा। ऐसा होगा ही नहीं, आज तक नहीं आया UPSC में, है ना। और आएगा भी तो ये सब पॉइंट्स है ना, इसी में मिला जुला के 150-200 शब्द हम लोग लिख लेंगे। ठीक, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आएगा भी ना तो समकालीन प्रयासों में कौन लोग शामिल थे उनका नाम आएगा, तो उनमें इनका नाम हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखिएगा। आइए, इसके बाद है, इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना। तो ये कुछ बातें आप इनके बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो दूसरा नाम आता है आज के दिन, वो हैं गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने भी हिंदी साहित्य को लिखने की कोशिश की। बस इनमें क्या अंतर है, ऊपर वाले में क्या अंतर है, उन्होंने आलोचनात्मक लिखा था, तो इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया। तो इनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त जी के द्वारा। और एक बात ध्यान रखना कि इन्होंने प्रथमतः अति वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने वैज्ञानिकता को ज़्यादा ध्यान दिया कि हमें पूरा जो साहित्य इतिहास है वो बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए। लेकिन इनकी कमी यह थी कि यही इनका दोष भी बन गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा वैज्ञानिक दृष्टि को अपनाया, और इतना बड़ा कालक्रम है, आप जानते ही हैं, उसको इतना ज़्यादा काल विभाजन कर दिया कि काल विभाजन बहुत ज़्यादा हो गया और बहुत ज़्यादा उलझा हुआ समझ में आने लगा, है ना। और उसको नॉर्मल इंसान, जो एक नॉर्मल पाठक होता है, जो उसको पढ़ना चाहता है, उसकी बुद्धि के कहीं वो परे था। इसलिए ये कहीं ना कहीं इनका दोष भी बन गया था। आगे बात ध्यान रखिएगा कि शुक्ल जी की नई मान्यताओं का खंडन किया, कि कई मान्यताओं, जो शुक्ल जी की कई मान्यताएं थी उनको खंडन किया। और उसमें मूलतः जो सूफी काव्य का मसनवी जो काव्य है, जो कहा था, शुक्ल जी ने कहा था कि जो सूफी काव्य धारा है वो कहीं ना कहीं मसनवी काव्य है। मतलब आई हुई जो खाड़ी प्रदेश है वहाँ से आई हुई ये हम शैली थी। तो इसको इन्होंने कहा था शुक्ल जी ने, तो इसका इन्होंने खंडन किया। किसने?
गणपति चंद्र ने। तो इस बात को बस इतनी 2-3 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 150, 200, 250 नंबर में लिखना होगा, कितना लिखोगे, है ना। यही मूल बातें हैं इनके इतिहास लेखन की। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों आती है डॉक्टर बच्चन सिंह। इन्होंने भी लिखने की कोशिश की। इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये इनकी पुस्तक का नाम है। देखिए इन्होंने ऐसा नाम क्यों दिया कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसलिए दिया क्योंकि ये चाहते थे कि जो शुक्ल जी का प्रभाव है वो मुक्त रहे, और कहीं ना कहीं जो शुक्ल जी और द्विवेदी जी युग के बीच में जो विरोधाभास था, और उनकी बातों को लेकर कई लोगों ने अपने अपने मत कुछ शुक्ल जी को दिए तो कुछ द्विवेदी जी को दिए, तो इन्होंने उन सब चीज़ों को मुक्त रह के एक नए इतिहास की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया। तो इसीलिए इन्होंने लिखा दूसरा इतिहास। ठीक है, तो भूलिएगा नहीं। आगे लिखा है काल विभाजन तथा नामकरण में काफ़ी परिवर्तन किया, जैसे आदिकाल को अभ्रंश काल, जातीय साहित्य, अब सोचिए अभ्रंश काल जातीय साहित्य नाम दिया, क्योंकि कई चीज़ें अभ्रंश में लिखी जा रही थी उस समय। जो ये लैंग्वेज है अभ्रंश, है ना, तो उसमें लिखी जा रही थी। एक तरह का हिंदी का ही शुरुआती रूप आप मान लीजिए, है ना। जब हम लोग पढ़ेंगे अभ्रंश तो बहुत अच्छे से समझेंगे। तो काल विभाजन नामकरण का काफ़ी परिवर्तन किया, और इन्होंने जैसे आदिकाल का नाम क्या लिखा, अभ्रंश काल, और जातीय साहित्य नाम दिया। तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह के बारे में बस इतनी बातें ध्यान रखिएगा। आगे हैं दोस्तों डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। इन्होंने क्या किया, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। देखिए हिंदी साहित्य का जो संक्षिप्त इतिहास, इन्होंने जो पुस्तक लिखी इसमें बहुत ही संक्षिप्त तरीके, मतलब बहुत ही छोटे तरीके से इन्होंने लिखा, और बहुत ही सुलझे तरीके से, जिससे अगर कोई नया पाठक आ रहा है और वो हिंदी साहित्य को समझना चाहता है तो उसमें एक आधारभूत समझ पैदा हो जाए। जैसे आप जानते हैं ना कि क्रैश कोर्स चल रहा है, तो ये इनका पूरी तरह से ये जो साहित्य इतिहास इन्होंने लिखा वो क्रैश कोर्स था है ना, संक्षिप्त इतिहास था। आप ऐसे इसको रख के याद रख सकते हैं। ठीक, तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी के बारे में बस इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला है नागरी प्रचारणी सभा। देखिए नागरी प्रचारणी सभा जो थी उसने क्या किया, एक हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास नामक एक पुस्तक, मतलब ग्रंथ निकाला था, है ना। उसमें उसने क्या किया, 16 खंडों में विस्तृत इतिहास लिखा है। लेकिन याद रखिएगा कुछ बातें अगर आप जानना चाहें और इसके बारे में, तो कई खंड इसमें से इनका प्रकाशित ही नहीं हुआ, है ना। कुछ खंड प्रकाशित हुए, कुछ नहीं हुए। बस इतनी बातें, अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, बस आएगा तो बात याद रखिएगा कि नागरी प्रचारणी सभा, जिससे शुक्ल जी भी जुड़े थे, उसने क्या किया, हिंदी साहित्य का बृहत, मतलब एक बहुत बड़ा इतिहास का क्या किया, एक लेखन किया और उसको छापने की कोशिश की। एक बात और इसमें समझने लायक है दोस्तों कि उर्दू जो साहित्य था उस समय का, उसको उन्होंने हिंदी साहित्य का ही भाग माना है। इसने नागरी प्रचारणी सभा ने। ठीक, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। आगे सामान्यतः जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो ढांचा था वही स्वीकार किया गया। जैसा कि मैंने कहा कि नागरी प्रचारणी सभा से शुक्ल जी जुड़े थे, इस वजह से उसी से ही इन्होंने इसको स्वीकार किया। ठीक, तो इस बात को बस ध्यान रखिएगा कि जो नागरी प्रचारणी सभा थी वो कहीं ना कहीं शुक्ल जी के ही कदमों कदम पे चली, और इसने क्या किया कि 16 खंडों में विस्तृत दिया और उर्दू को ही हिंदी साहित्य का भाग माना। बस ठीक, इतनी बातें आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक दोस्तों, इसके बाद जो हमारा इतिहास लेखन परंपरा में जितने लोग थे उनका नाम तो ख़त्म हुआ, है ना। हमने एक बहुत बड़ा समझिए माइलस्टोन को पूरा कर लिया है। अब मुश्किल से एक क्लास और आएगी, उसके बाद साहित्य लेखन की जो परंपरा है वो पूरी तरह से हमारा ख़त्म हो जाएगा, और उसी क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको, 3-4-5 क्वेश्चन, उसको आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। उसके पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा है इतिहास बोध का। अगर आप देख रहे होंगे तो शुरू से लेकर अभी तक जितने वीडियो आए थे उसमें कहीं ना कहीं हमने इतिहास बोध या इतिहास दर्शन की बात की थी। तो एग्जैक्टली इतिहास बोध है क्या, इसकी समस्या क्या है, ये भैया हर जगह क्यों आ रहा है, इसके बारे में अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया और यही लिखा कि इतिहास, साहित्य इतिहास लिखने में इतिहास बोध की क्या समस्या रही, या क्या ऐसी बातें रहीं जो इतिहास बोध को उसके करीब जाने नहीं दिया, है ना, तब आप कैसे उस क्वेश्चन को टैकल करेंगे, है ना।
कहीं ना कहीं आपको इस बात का दुख ना हो जाए कि यार इतना कुछ किया लेकिन अंत में ये इतिहास बोध क्या रह गया। तो इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। तो जब भी आप इतिहास बोध की बात करेंगे या इतिहास दर्शन की बात करेंगे तो इन बातों को ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले यह क्या है। आरंभ में तो ऐसी कोई बात नहीं थी। हमने जब अनौपचारिक पढ़ा या औपचारिक वाला पढ़ा तब तो ऐसी कोई बात नहीं थी। इतिहास बोध की बात हमने वहाँ की, लेकिन इतिहास बोध नाम की चीज़ कोई थी नहीं। तो ये है क्या इतिहास बोध। जब ग्रेजुएशन मिश्र बंधु आए तब क्या था। जब परिपक्वता मतलब हिंदी साहित्य लेखन की परिपक्वता की स्थिति पहुंची तो जहाँ शुक्ल जी, द्विवेदी जी, शर्मा जी, चतुर्वेदी जी की बात की तो वहाँ पे इतिहास बोध कैसा रहा, यही तो आप लिखोगे ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए अब हमें क्या समझना है कि इतिहास बोध है क्या। चलिए तो इस बात को ध्यान से देखिएगा और एक बार में आप अगर समझ गए ना तो आपको टेंशन होगी ही नहीं, बहुत आराम से आप उत्तर लिख पाएंगे। ठीक है, तो बस ध्यान से सुनिएगा। लिखा है कोई भी इतिहास चाहे वह साहित्य हो या देश का हो, मतलब कोई भी इतिहास चाहे वो साहित्य का हो या किसी देश का हो, वह सिर्फ तथ्यों से ही नहीं बल्कि उसमें तथ्यों से अधिक महत्व व्याख्याओं का होता है। जैसे मान लीजिए जलियांवाला बाग हत्याकांड है ना। अगर अगर मैं आपको उसके तथ्यों के बारे में बता दूं तो शायद आपको उतना फीलिंग नहीं होगी कि उस समय की परिस्थितियां क्या थी, क्यों उन लोगों को ऐसे ही डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। लेकिन अगर उसकी महत्व को मैं व्याख्याओं के साथ जोड़ दूँ ना और उसमें तथ्यों के साथ व्याख्याओं का भी पुट हो तो आपको इतिहास बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो वही कहा जा रहा है कि चाहे इतिहास चाहे साहित्य का हो या देश का हो, सिर्फ तथ्यों से ही बात नहीं बनती है, उसमें तथ्यों के साथ उसके अधिक उसकी व्याख्याओं का महत्व होता है। ठीक, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। आगे लिखा है प्रसिद्ध इतिहासकार E.H. कार ने अपनी पुस्तक इतिहास क्या है में कहा है कि इतिहासकार अपने साहित्य मतलब ऐतिहासिक बोध के आधार पर ही तथ्यों का चयन व निर्वचन करता है। इसका मतलब हो गया जब भी इतिहासकार इतिहास लिखेगा तो वो जो उसका बोध है या मतलब वो जो बताना चाहता है वो तभी बता पाएगा जब वो तथ्यों का चयन करेगा और उसको उसी तथ्य के साथ अपने इतिहास बोध को प्रकट करेगा। जैसा कि मैंने कहा कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था उसको मैं कैसे बताऊंगा, तथ्यों को भी लूँगा लेकिन उसकी व्याख्या को भी बहुत अच्छे से प्रस्तुत करूँगा, तो मेरा इतिहास बोध अच्छा होगा। इतनी बात क्लियर है। आइए आगे बात कही जा रही है। वस्तुतः इतिहास बोध का अर्थ है कि कोई भी इतिहासकार मतलब जो इतिहास बोध है उसका अर्थ है कि कोई भी इतिहासकार इतिहास के प्रति क्या दृष्टिकोण रखता है। जैसे मैं मान लीजिए कोई इतिहास लिखना चाहूँगा तो मेरा दृष्टिकोण क्या है ना। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा झुकाव किसी के प्रति है या मैं तटस्थ हूँ कि नहीं हूँ, है ना, या मेरा कोई उसमें पर्सनल लगाव है। उस हिसाब से मैं इतिहास लिख रहा हूँ जैसे कि पहले के राजा महाराजा लिखवाते थे, है ना। तो जो इतिहासकार है उसका इतिहास के प्रति क्या दृष्टिकोण रखता है वही क्या है, इतिहास बोध है। आगे लिखा है उदाहरण के लिए हीगेल, है ना। हीगेल का दावा है कि इतिहास चेतना के अंतर्द्वंद्वों से निर्मित होता है, कि जो हमारी चेतना है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें समाया हुआ है और हम अपने इतिहास को कितने ज़बरदस्त तरीके से दिखाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आपकी आत्मकथा लिखने को कहा जाए तो आप कुछ ऐसी मर्म बातें जरूर लिखना चाहेंगे जो आपकी अंतर्द्वंद्वों से निर्मित हो रहा है या आपकी चेतना से निर्मित हो रहा है, कि जिससे आपके इतिहास के बारे में पता चले, आपके बीते दिनों के बारे में पता चले कि आपने कैसे उस चीज़ को बोया है, सजोया है और आगे आज आप यहाँ पे हैं, है ना। तो हीगल भी उसी तरह कहना चाहते हैं कि जो आपकी चेतना है ना, आपकी जो अंतर्द्वंद्व है आपका, उसको आप कैसे निर्मित कर रहे हैं, उस हिसाब से आप इतिहास लिखेंगे। जबकि मार्क्स हैं उनका विश्वास है कि इतिहास उत्पादन प्रणाली में निहित उत्पादन शक्तियों तथा उत्पादन से संबंधित निर्धारित होता है, उनके संबंधों से निर्धारित होता है। इसका क्या मतलब हुआ, ये कहते हैं कि इतिहास जो है ना वो उत्पादन प्रणाली में निहित जो उत्पादन शक्तियाँ हैं तथा उत्पादन के संबंधों से निर्मित होता है। जैसे मान लेते हैं अंग्रेज थे, है ना, तो जो अंग्रेज की प्रणाली थी,
है ना, जो अंग्रेजों की प्रणाली थी उसमें निहित उनकी जो शक्तियाँ और उनके संबंधों से निर्धारित होता है, ऐसा मार्क्स कहते हैं। तो मैंने क्या बोला, हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग हो सकता है, तो इसीलिए कहा जाता है जो इतिहास बोध है वो क्या, इतिहास जो इतिहासकार है उसका क्या चेतना है या उसकी क्या दृष्टि है ना। तो मैंने दो लोग का एग्जांपल दिया, हीगल देखो अलग बात कह रहे हैं, मार्क्स अलग बात कह रहे हैं। अब जब आप ऐसे उत्तर लिखेंगे ना तो सीधी सी बात है आपको नंबर क्यों नहीं मिलेंगे यार, है ना। तो हीगल का और मार्क्स का इन दोनों की बातें ये ध्यान रखिएगा कि इतिहास क्या है, चेतना का अंतर्द्वंद है, और इन्होंने क्या कहा, उत्पादन प्रणाली में शक्ति और उसके संबंध से इतिहास निर्धारित होता है, ऐसा कौन कहता है, मार्क्स। तो कहीं ना कहीं जो इतिहास लिख रहा है उसके दृष्टिकोण ही इतिहास को झुकाव देता है। ठीक, आइए अगली बात है दोस्तों, यदि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा पर विचार करें तो हम पाते हैं कि 19वीं सदी से पूर्व भक्तमाल, कालिदास हजारा आदि अनौपचारिक शुरुआत की गई, हमने बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ा है, किंतु वे सभी रचनाएं इतिहास बोध का प्रभाव शून्य है, क्योंकि हमने उसमें पढ़ा था कि उसमें ज़्यादातर जो कवि थे, जो रचनाकार थे, उनकी बातें लिखी थी कि भैया उनका जीवनी ऐसी है, उन्होंने ये लिखा, वहाँ पे इतिहास बोध की बात नहीं की, ठीक है, उनके समाज की बात नहीं की गई, उनके दृष्टिकोण की बात नहीं की गई, सिर्फ बातें लिखी गई किस चीज़ की, उनके बारे में, और तथ्यों पर ज़्यादा फोकस किया गया अनौपचारिक में। आगे लिखा है 19वीं सदी में औपचारिक शुरुआत हुई, जैसा कि हम जानते हैं गार्शिया दत्तासी, बहुत अच्छे से उनकी किताब भी है, किताब बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। तो वो और शिव सिंह सेगर जैसे लोग जिन्होंने शिव सिंह सरोज लिखा आदि, इन्होंने भी निश्चित इतिहास बोध युक्त नहीं थे, क्यों, क्योंकि इन्होंने भी ज़्यादातर तथ्यों पे ज़्यादा फोकस किया ना, है ना। इन्होंने भी लिखने की कोशिश की, औपचारिक शुरुआत की, लेकिन इनका जो इतिहास बोध था युक्त नहीं था, क्योंकि वहाँ पे क्या था, बहुत सारी चीज़ें गलत थी ना। गार्शिया दत्तासी की बहुत सारे प्रमाण अब मिलते हैं कि जहाँ पे उन्होंने क्या किया, नाम किसी और का है, काम किसी और का है ना, इस टाइप की बातें थी। चलिए आगे बात है, जॉर्ज गियर्सन और मिश्र बंधु के प्रयास इस दृष्टि में आरंभिक प्रयास रहा, इसमें इतिहास बोध के प्रति सजगता दिखाई पड़ती है, किंतु निश्चयात्मक व्याख्या प्रस्तुत नहीं की गई। अब देखिए, जॉर्ज गियर्सन के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है, मिश्र बंधु के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है, तो उनकी जो दृष्टि थी ना वो आरंभिक प्रयास में कैसी थी, हाँ ठीक थी, इतिहास की उन्होंने सजगता दिखाई, लेकिन उतनी अच्छी नहीं थी जहाँ पे एकदम निश्चय मान लिया जाए कि नहीं इनकी बातों से एकदम प्रमाणित होता है मामला, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इतिहास बोध की कमी थी। इतिहास बोध का मतलब हुआ उस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ, उस समय की ऐतिहासिक परिस्थितियाँ, उस समय की आर्थिक परिस्थितियाँ, समाज की कैसी थी, समाज के लोग कैसे थे, है ना। तो ये सब चीज़ें उसमें नहीं दिखाई गई। अब मान लीजिए ये सवाल आया ना, तो ऊपर से देख रहे हैं ना आप कैसे हम लिख के आ रहे हैं, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आगमन इतिहास बोध की दृष्टि से एक सक्रिय परिवर्तन रहा। अब हम ये लिखेंगे, हम ये बताएंगे कि इनका प्रत्यक्षवादी और विधेयवादी दृष्टिकोण ऐतिहासिक दर्शन प्रस्तुत किया कि नहीं। इन्होंने बताया चित्रवृत्तियों में परिवर्तन से इतिहास में परिवर्तन होता है, किसने कहा, शुक्ल जी ने ही तो कहा। तो अब इतिहास बोध पे सवाल आ रहा है तो आप ये लिखिएगा बहुत अच्छे से कि भैया उस समय जो प्रत्यक्षवादी या विधेयवादी दृष्टिकोण था वो आज उस समय की युगीन परिस्थितियों को लेकर बात की गई थी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इतिहास बोध की बात की और एक परिपक्व और सक्रिय परिवर्तन किया, जहाँ पे चित्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए इतिहास की बात की गई। जब आप किसी की चित्रवृत्तियों पे ध्यान देते हैं तो सीधी सी बात है उस समाज की परिस्थितियों, उस समय के काल की बात तो करेंगे ही ना, सीधी सी बात है। उसके बाद दोस्तों द्विवेदी जी आए, तो द्विवेदी जी ने क्या किया, पारंपरिक दृष्टिकोण को अपनाया। उन्होंने कहा देखो ये परंपरा ऐसे ऐसे शुरुआत रही, यहाँ तक पहुँची है, तो जब ये परंपरा यहाँ से शुरुआत यहाँ तक पहुँची तो समाज में बहुत सारे बदलाव भी तो हुए, वही तो इतिहास बोध है। तो ये बात किसने कहा, द्विवेदी जी ने। फिर चतुर्वेदी जी है, उन्होंने समग्रतावादी दृष्टिकोण को अपनाया। तो जब भैया ये समग्रतावादी दृष्टिकोण को अपना रहे हैं तो यहाँ पे भी तो जो समग्रता हर चीज़ को जब ले रहे हैं तो वहाँ समाज को भी तो इन्होंने जोड़ा है ना, समाज के जितने क्रियाकलाप हैं उसको भी तो जोड़ा। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी तो इतिहास बोध की दृष्टि अच्छी दिख रही है। शर्मा जी आए तो उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपनाया, तो यहाँ भी इन्होंने क्या किया, युगीन व्यवस्था के हिसाब से जो भी इतिहास बोध था उसको डालने की कोशिश की।
अब देखिए इस क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे। ऊपर की जितनी बातें थी वो लिखेंगे, अंत में रामचंद्र शुक्ल के ने कैसे शुरुआत की, द्विवेदी जी, चतुर्वेदी जी, शर्मा जी, इनके बारे में छोटा छोटा पॉइंट 2-2 लाइन का लिख दीजिएगा जो हमने पढ़ा है। अंत में कहिएगा कि हाँ ऐसा था और इतिहास बोध की समस्याएं इस तरह से समस्या हल होती दिखाई पड़ी। अंततः उसके बारे में हमें इतना नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि शुरुआत से लेकर अंत तक एक विकास की प्रक्रिया में अंत में इतिहास बोध हम पा सके। बस इतनी सी बात आपको करनी है ना। तो मेरे हिसाब से जो इतिहास बोध वाली समस्या है ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर आई हो तो प्लीज़ थम्स अप और उसके बाद चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आप सबसे इससे रिक्वेस्ट है टेलीग्राम चैनल पे ये अगला जब वीडियो आएगा ना तो मैं क्या करूँगा कि जितनी डिटेल है वो सब मतलब सबका PDF डाल दूँगा। तो जितने भी लोग हैं आप प्लीज़ उस टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि आप आसानी से जाके वहाँ पे उसको PDF पा पाएंगे और अपना नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई और समस्या आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सर। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।